ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय जैविक अपक्षय मतलब होता है कि सजीवों द्वारा होने वाला अपक्षय, सजीवों के द्वारा होने वाला क्षरण, उसे कहते हैं जैविक अपक्षय। भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों का जो है अपक्षय होता है, क्षरण होता है। अभी तक हमने देखा था भौतिक और रासायनिक अपक्षय। तो भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक सजीवों के द्वारा भी अपक्षय होता है। आपने इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि आपने बहुत बार ऐतिहासिक किलों की भेंट दी होगी, बहुत बार आप कई सारे पुराने किलों पे घूमने गए होंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि किले के बुर्ज मतलब होता है छज्जा, जो छज्जा बना होता है, वहाँ पर बढ़े हुए वृक्षों को देखा होगा। वहाँ पे आपने देखा होगा कि छज्जे के ऊपर जो है पेड़ आ जाते हैं। तो यह देख के एक आश्चर्य होता है कि अरे यहाँ पे कैसे पेड़ आ गया है, यहाँ पे किसने वृक्ष उगाया। या कभी आपने देखा होगा कि टेरेस का जो छज्जा होता है उस पर भी पेड़ आ जाते हैं, वृक्ष आ जाते हैं। तो वो देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ पर किसने वृक्षों को उगाया होगा। आपने उस जगहों वृक्षों की जड़ें गहराई में जाकर बुर्ज के पत्थरों को अलग होते हुए देखा होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि वो जो पौधा है, जब वो जैसे जैसे विकास करने लगता है, बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे वो जो है पत्थरों को दो भागों में विभाजित कर देता है और बीच में से वह जो है उगता हुआ, बढ़ता हुआ आगे दिखाई देता है। तो वृक्षों की जड़ें बढ़ने से पत्थरों के कणों में तनाव निर्माण होता है। जो पत्थर के कण हैं उनमें तनाव निर्माण होता है और पत्थर जो है हमें दो भागों में टूटे हुए दिखाई देने लगते हैं और हमें बीच से वह वृक्ष जो है वह विकसित होता हुआ दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि पुराना किला है और किले में जो है पत्थरों के बीच से पेड़ का विकास हुआ है। तो यह जो है जैविक अपक्षय, सजीवों के द्वारा होने वाले अपक्षय को प्रदर्शित करता है। चींटियाँ बाम्बी बनाती है। अब चींटियों का जो घर होता है उसे कहा जाता है बाम्बी। आपने देखा होगा कि त्रिभुजाकार में ऊंचा सा भाग बनाती हैं जिसमें उनका घर होता है। तो चींटियाँ बाम्बी बनाती हैं। चूहे, घोंस, खरगोश जैसे प्राणी और कृमि कीटक जैसे केचुआ आपका हो गया, तो कृमि कीटक जमीन में बिल बनाते हैं। अभी चूहा भी बिल बनाता है, घुस भी बिल बनाता है, खरगोश जैसे प्राणी हो गए, कृमि कीटक हो गए, ये सब जमीन के अंदर जो है बिल बनाते हैं। इन सब प्राणियों को बिल खोदने वाले प्राणी कहते हैं। अब जो प्राणी जो हैं बिल बनाते हैं उन्हें बिल खोदने वाला प्राणी कहा जाता है। उनके खोदने के कार्यों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। मतलब सजीवों के द्वारा आप देख रहे हो कि जब वो चट्टानों को खोद रहे हैं उससे भी चट्टानों का अपक्षय होता है। जैसे मिट्टी जो है वो एकदम भुरभुरी हो जाती है, जो मिट्टी के कण होते हैं वो एकदम भुरभुरे हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत बार चट्टानों पर शैवाल, अब शैवाल तो आपने वो ग्रीन कलर का देखा होगा, काई जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मॉस, पत्थर के ऊपर भी ऐसे फूल जैसे उगते हैं तो उसे कहा जाता है पत्थर फूल। पत्थर के ऊपर जो घास उगते हैं इत्यादि वनस्पतियाँ, जिसे हम कहते हैं लीचिन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लीचिन पड़ती हैं, उसमें भी चट्टानों का अपक्षय होता है। तो इस कारण से जब शैवाल आता है पत्थरों के ऊपर या बारिश के मौसम में आप देखते हो कि जो भी दीवार होते हैं उसके ऊपर शैवाल या काई लग जाती है, तो उसके कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए ये आपको दिख रहा है पत्थर फूल, ये जो है देख रहे हो पत्थरों के ऊपर ऐसी छोटी छोटी वनस्पतियाँ आ गई हैं, इसे कहा जाता है पत्थर फूल। और ये जो है ये आपका जैविक अपक्षय है। पत्थर फूल भी जैविक अपक्षय का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं विशाल क्षरण।
चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय इट मीन्स चुंबकीय बल। अब ये तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर हमारे जो भी है चुंबकीय बल है। तो चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े गुरुत्वीय बल से ढलान की दिशा में नीचे सरकने लगते हैं। जब कोई चीज़ टूटता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही गिरता है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पाई जाती है, चुंबकीय बल पाया जाता है। तो इसी तरह से ये गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वीय बल के कारण जो चट्टान टूटते हैं वह नीचे सरकने लगते हैं और ढलान की तलहटी पर रुक जाते हैं। जहाँ पे उनको ढलान मिलता है वहीं पर ये चट्टान के टुकड़े जो हैं वह एकत्रित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कई वर्षों तक ऐसी क्रियाएं चलती रहने से तीव्र ढलान की तलहटी के पास ये अपक्षित टुकड़े इकट्ठा होते हैं। मतलब अपक्षय, ये जो क्षरण होकर, टूट कर, अपक्षित मतलब जो ये टूट कर, क्षरण होकर जो टुकड़े आए हुए हैं वह एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे स्थान पर शंक्वाकार ढेर बना लेते हैं। इट मीन्स शंकु के आकार के ये बन जाते हैं। तो इस तरह से ये शंक्वाकार ढेर में एकत्रित हो जाते हैं एक जगह पर। फिर अपक्षय प्रक्रिया में अलग हुए कणों की हलचलें केवल गुरुत्वीय बल द्वारा होती है। ये जो अपक्षय प्रक्रिया से जो ये अलग हुई हैं, इनमें इनके जो कण हैं, जो ये कण एकत्रित होकर शंक्वाकार आकार में बदल जाते हैं, ये हलचलें केवल गुरुत्वीय बल इट मीन्स चुंबकीय बल के द्वारा होती है। ये प्रक्रिया जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती है कि वो ढलान पर आकर एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को, ये जो ढलान से टूटकर वो एक जगह पर एकत्रित होते हैं, इसी प्रक्रिया को विशाल क्षरण कहते हैं। अब क्लियर है आपको कि विशाल क्षरण किसे कहते हैं? तो अपक्षय प्रक्रिया से हुए कणों की हलचलें केवल गुरुत्वीय बल द्वारा होती है और इस प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया हो रही है, इसी को विशाल क्षरण कहते हैं। अब ये विशाल क्षरण जो है यह चट्टानों में दो तरह से होते हैं। ये विशाल क्षरण दो प्रकार के होते हैं। जैसे तीव्र ढलान पर वह तीव्र गति से और मंद ढलान पर वह मंद गति से। इट मीन्स ये जो आपका विशाल क्षरण है यह दो प्रकार से होता है। एक हमारा है तीव्र गति से होने वाला क्षरण और दूसरा है हमारा मंद गति से होने वाला क्षरण। तीव्र गति से इट मीन्स जहाँ पे तीव्र ढलान होती है वहाँ पे तीव्र गति से ये क्षरण होता है और जहाँ पे मंद ढलान होती है, मंद अर्थात धीमी, जहाँ पे मंद ढलान होती है अर्थात धीमी गति से ढलान होती है, वहाँ पे इसका जो गति है वह धीमी गति से होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि तीव्र गति से कैसे क्षरण होता है। तो तीव्र गति से होने वाले क्षरण का उदाहरण है जैसे चट्टानों का गिरना। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पर्वत पठार जो हैं वह टूट के गिरते हैं। तो ये जो चट्टानों का गिरना है यह तीव्र गति से होने वाला क्षरण है। अगला है भूस्खलन अर्थात भूमि का हिलना। भूस्खलन होता है भूमि का हिलना। तो भूमि जो है हिलती है या भूमि धंस जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भूमि जो है, ज़मीन जो है अंदर की तरफ, नीचे की तरफ धंस जाती है। तो भूमि धंसना जैसी हलचलें तीव्र गति से होती हैं। ये जो है तीव्र गति से होने वाली क्षरण है। बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम जो होता है वो बहुत ही विनाशकारी होता है अर्थात बहुत ही हानिकारक होता है। तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचलें होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में कई सारी जगहों पर जो ज़मीन है वह धंस जाती है या जो बिल्डिंग्स हैं, इमारत है, वह भी नीचे धंस जाते हैं और इसी को कहते हैं तीव्र गति से होने वाला क्षरण। और ये जो तीव्र गति से होने वाला क्षरण है यह हमें अक्सर उन जगहों पर दिखाई देता है जहाँ पर नमी
पाई जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जैसे बिल्डिंग बनाया जा रहा है तो आसपास की ज़मीन जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह जो है नीचे की ओर धंस जाता है। तो यह भी जो है तीव्र गति से होने वाला क्षरण है और यह जो है गुरुत्वीय बल के कारण होता है। अपक्षित पदार्थों की ढलानों पर बड़ी परतें तैयार होती हैं। जो अपक्षित इट मीन्स जो क्षरण होकर आते हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी परतें तैयार होती हैं। ऐसे प्रदेशों में वर्षा होने पर जल अपक्षित पदार्थों में रिसने से पदार्थों का वजन बढ़ जाता है। अर्थात वो जो क्षरण होकर आया है, जो गुरुत्वीय बल के कारण एक दूसरे से सटा हुआ शंक्वाकार में पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जब पानी रिसता है तो पानी के रिसाव के कारण उसका वजन बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे अपक्षित पदार्थ तीव्र गति से ढलान की दिशा में खिसकते हैं, जिसके कारण यह जो है तीव्र गति से नीचे की ओर गिरते हैं और बड़ी मात्रा में पदार्थ नीचे गिर जाते हैं। जैसे पुणे ज़िले में, अब उदाहरण के लिए एक पुणे ज़िले का उदाहरण बताया गया है कि पुणे ज़िले में मालिड गांव पर चट्टानों के भूस्खलन की दुर्घटना हुई, अर्थात भूमि खिसकने की दुर्घटना हुई। अनेक बार पदार्थ नीचे खिसकने के अलावा वे अपनी जगह पर ही धंस जाते हैं। कभी कभी ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होने के बदले एक ही जगह पर नीचे की ओर धंस जाते हैं। इसे भूमि का धंसना, जब ये नीचे की ओर चले जाते हैं तो इसे भूमि का धंसना या भूमि अवपात कहते हैं। जब वो ज़मीन धंस जाती है उसी को भूमि का धंसना या दूसरे शब्दों में भूमि अवपात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगली आकृति देखेंगे, इसी प्रकार भूकंप के कारण भी, कभी कभी भूकंप के कारण भी ज़मीन नीचे की ओर धंस जाती है अथवा फट जाती है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो भूमिस्खलन, आप देख रहे हो ये भूमि का जो चट्टान है यहाँ से खिसक कर वो यहाँ आ गया, इसी को कहते हैं भूमिस्खलन, अर्थात भूमि का हिलना डुलना। ये जो है तीव्र गति से होने वाला अपक्षरण है। अब हम जो है आगे दूसरा देखते हैं कि मंद गति से होने वाला विशाल अपक्षरण। अब मंद गति से किस तरह से होता है, जैसे कम ढलान और आमतौर पर शुष्क मौसम के प्रदेशों में विशाल क्षरण धीमी गति से होता है। जहाँ पर कम ढलान होती है या सामान्यतः शुष्क मौसम के प्रदेश, अर्थात जो ठंड के प्रदेश हैं, वहाँ पर विशाल क्षरण जो है वह धीमी गति से होता है। इसमें मिट्टी का खिसकना, इसमें क्या होता है, मिट्टी खिसकती है। मिट्टी का खिसकना यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है। समशीतोष्ण प्रदेश में ढलान पर धीमी गति से सरकने के कारण ढलान में लंबवत मतलब सीधी, लंबवत छोटे छोटे बांध का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे सरकते हैं और मिट्टी जो है धीरे धीरे एक जगह पर एकत्रित होती है, जिसके कारण बांध का निर्माण होता है। इस क्रिया को, ये जो बांध बनाने की प्रक्रिया है, इसी क्रिया को मृदा सर्पण, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, मृदा सर्पण या मातलोट, अर्थात मिट्टी जो है वह एक जगह धीरे धीरे एकत्रित हो रही है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिफ्ल्यूशन। सॉलिफ्लक्शन मतलब होता है मृदा सर्पण। इट मीन्स मिट्टी धीरे धीरे धीमी गति से एक जगह पर एकत्रित होती है। अब इसके लिए ये चित्र है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखो जैसे मिट्टी जो है खसक खसक कर यहाँ पर आकर एक जगह पर एकत्रित हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पे मृदा सर्पण का निर्माण हो गया, बांध का निर्माण हो गया। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि मिट्टी जो है वह सरक सरक कर एक जगह पर आकर एक के ऊपर एक एकत्रित हो गई है। खनन अपक्षरण,
अपक्षरण और विशाल क्षरण के समान भूक्षरण यह भी बाह्य प्रक्रिया है। अभी तक हमने जैसे खनन अपक्षरण के बारे में बताया, तो अपक्षरण और विशाल क्षरण के समान ही भूक्षरण, मतलब जिसको आप इरोजन बोलते हो, इंग्लिश में उसको कहते हैं इरोजन, सॉइल इरोजन, भूक्षरण, यह भी बाह्य प्रक्रिया है। और बाह्य प्रक्रिया क्षरण यह विविध कारकों के द्वारा होता है। ये क्षरण जो है ये कई कारकों के द्वारा होता है, जैसे पवन, हवा के द्वारा क्षरण, एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर लेकर जाना, उसके द्वारा क्षरण हो रहा है। बहता जल, पानी के द्वारा, पानी मिट्टी को बहा कर लेकर जा रही है तो इसके कारण क्षरण हो रहा है। हिमानी अर्थात हिम, बर्फ की तूफानी, हिमानी, समुद्री जल एवं भूजल के कार्यों के से क्षरण होता है। तो इन सब के कारण भी क्षरण होता है, जो कि हम अगले पाठ में देखेंगे। बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में हम इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से पवन से या बहता जल से या हिमानी से, समुद्री एवं भूजल के कार्यों से क्षरण होता है।